नमस्कार मित्रों, इससे पहले हम एक प्रकरण में, एक प्रसारण में कुछ एक ऐसे साहित्यकारों को उनको याद कर चुके हैं जिनके जो जन्म स्थली थी जिनकी, और जिनके जो स्मृति के एक महान दस्तावेज़ के रूप में उनके आवास थे, उनको किस तरह तोड़ा गया, कैसे हथौड़ों की मार से न केवल बिस्मिल्लाह खां का घर वो टूटा, बल्कि वही हथौड़े वो भगवती चरण वर्मा के आवास चित्रलेखा पर भी टूटे। और यही सिलसिला अन्य कई संवेदनशील महान कवियों, जिनमें मुंशी प्रेमचंद थे, उनके समेत बहुत सारे लोगों की विरासत, बहुत सारे लोगों की जो एक स्मृतियाँ थी, उनको सबको बिल्कुल मलबे में तब्दील करने के लिए जो प्रयास हुए मित्रों, वो बड़े जघन्य थे। बहरहाल हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें एक सवाल पैदा ये होता है कि दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये है कि क्या हम वाकई वसीयत और विरासत का अंतर जानते हैं? ये विरासत हैं, ये वसीयत किसी परिवार की नहीं है, ये विरासत हैं हमारी पूरे परिवेश की, जो चित्रलेखा के रूप में, या लम्ही ग्राम के प्रेमचंद के जन्म स्थान के रूप में, या फिर बिस्मिल्लाह खां के जन्म स्थान और आवास के रूप में हमें नसीब में, हमारी झोली में पड़ी थी। लेकिन ये एक तंत्र का हिस्सा है। कल हम इससे पहले बात कर चुके हैं, और इसी संदर्भ में एक और कहानी याद आती है जिसका जिक्र बड़ा ज़रूरी है मित्रों, कभी दिल्ली जाएं तो हौस खास एक वहाँ का प्रतिष्ठित क्षेत्र है, आवासीय कॉलोनी है, और उस आवासीय क्षेत्र में एक नंबर है K25, K25 का एक मकान नंबर है, लेकिन आपको नंबर भी शायद अब नहीं मिलेगा और मकान भी शायद अब नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ एक दुकानें या एक छोटा सा मॉल ये दिखाई दे जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मित्रों, ये K25 आप शायद भूल चुके होंगे, ये उस महान लेखिका का आवास था जिसने पूरे परिवेश को हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में, और अंग्रेज़ी में भी, तीनों भाषाओं में जिसकी पुस्तकें अनुदित हुई, और उसने 100 से भी ज़्यादा कृतियाँ, 107 कृतियाँ लोग गिनते हैं, 107 कृतियाँ उसने अपने परिवेश को दी। और एक भी कृति ऐसी नहीं थी जिसे निचले स्तर पर रखा गया हो। सबको ये माना गया कि ये पूरे के पूरे उच्च स्तर की और शिखर एक लेखिका की कृतियाँ हैं, और सारी उम्र चर्चित रही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली की जो साहित्य अकादमी थी, उसने उसे शताब्दी की कवयित्री या शताब्दी के कवि या साहित्यकार के रूप में याद किया, और यही सम्मान उनको उनके जीते जी उनके घर देकर आए। और यही सम्मान, इसी नाम का सम्मान, शताब्दी की कवयित्री के नाम से इसी नाम का सम्मान लाहौर की साहित्य अकादमी ने भी, एकेडमी ऑफ लेटर्स जो वहाँ पर है, उसने भी इसी नाम से अमृता के नाम पर एक जो सम्मान पत्र था, और अपनी तरफ से जो भी एक स्मृति चिन्ह होते हैं, साथ में कुछ राशि भी होती है, सारी की सारी चीज़ें समर्पित की। अब इसी तरह से बल्गारिया की सरकार ने भी इनको सबसे बड़ा, देश का सर्वोच्च सम्मान, अपने देश का जो साहित्य को समर्पित है, वो दिया। फ्रांस की सरकार ने भी सर्वोच्च साहित्य सम्मान इसको दिया। सोवियत लैंड, तब ये रूस की बजाय सोवियत लैंड था, बड़ा व्यापक एक संदर्भ में, तो सोवियत लैंड का जो पुरस्कार था, शांति पुरस्कार और लेखन पुरस्कार, दोनों इसको मिले। इसकी झोली पुरस्कारों और सम्मानों से सदा भरी रहती थी, और ये उन सबको दीवारों पर टांग देती थी। और उन दीवारों पर भी आप देखिए कि दीवारों की एक एक इंच जगह पर एक पेंटिंग होती थी। और जब सीढ़ियाँ आप चढ़ते थे अमृता के मकान की, तो मकान की सीढ़ियों पर भी पेंटिंग्स होती थी। और जब उसके टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर जब आप मेज़ पोश की ओर देखते थे, वहाँ भी पेंटिंग। सारी क्रॉकरी पर मूल रूप में पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स के साथ साथ उसमें कोई ना कोई काव्य पंक्ति अमृता द्वारा रची गई, अमृता प्रीतम के द्वारा। और ये सारी चीज़ें स्मृतियों के रूप में
बिल्कुल वहाँ पर फैली रहती थी। कहने का मतलब यह है कि वो मकान नहीं था, वो आवास नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा स्मृति स्थल था, बिल्कुल उसी स्तर का, शायद उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण, जैसे जॉन कीट्स का आज भी वहाँ स्मृति स्थल मौजूद है लंदन में। और जैसे अन्य जो शेक्सपियर का जो रंगमंच का जो थिएटर का जो एक उसके नाम पर समर्पित थिएटर का जो स्वरूप है वो भी आप देख लीजिए, कीट्स का देख लीजिए, और बहुत सारे अन्य कवियों के पूरे विश्व में फैले हुए आवासों को देख लीजिए। आपको लगेगा कि वो बेशक आकार में बड़े हों, लेकिन समर्पण एक एक इंच ज़मीन पर, एक एक मिट्टी के एक एक ढेले के ऊपर वहाँ चीज़ें अंकित थीं उस K25 में। और ऐसी जो समर्पण की भावना थी वो किसी अन्य स्मारक में आपको नहीं मिलती। लेकिन जब अमृता ने सांसें मूंदी तो कुछ दिन के बाद ही उसका पूरा का पूरा आवास हथौड़ों से तोड़ तोड़ कर बिल्कुल चकनाचूर कर दिया गया और मलबे के ढेर में बदल दिया गया। कारण बेटे ने उस स्थान का बाज़ार की कीमत पर सौदा कर लिया था प्रॉपर्टी डीलर से, और प्रॉपर्टी डीलर ने उसको राशि दी और उसके बाद अपना बुलडोज़र चलाया और सारा, जिसके एक एक इंच धरती पर जो कलात्मक चित्र उकेरे गए थे, वो सारा का सारा चित्रमय संसार उजाड़ कर रख दिया जेसीबी मशीनों के माध्यम से, क्योंकि उसे करोड़ों चाहिए थे और करोड़ों साहित्यिक जो कृतियां हैं वो नहीं दे सकती। और ये बात अलग है कि बावजूद इसके नहीं दे सकती कि उसकी कृतियों ने करोड़ों के दिलों पर राज किया, करोड़ों की स्मृतियों में वो कृतियां छाई रही। उसकी डॉक्टर देव, उसकी अन्य जो कृतियाँ कविता की और उपन्यास जो हैं उसके, वो पूरी की तरह अंकित रहे। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी एक कविता, जब आप कभी भारत पाक सीमा पर जाएं तो जो अटारी जो बॉर्डर है उसके नीचे जो बरामदा है, बरामदे में सिर्फ एक कविता हाथ से लिखी है, और वो कविता किसकी है? अमृता प्रीतम की। कविता वही लोकप्रिय आज आखां वारस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल, अज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वो एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, वैन मिलाप को कहते हैं, आप जानते हैं। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, और अज लखां धीयां रोंदियां तैनू वारस शाह नूं कहन। तो ये एक लंबी कविता है, और यही एक कविता है उसी सरहद के ऊपर अंकित, सरकारों द्वारा अंकित, जो पूरा का पूरा विभाजन का जो एक दारुण दृश्य था वो, और उसकी विभाजन की पीड़ा और त्रासदी को अभिव्यक्त करती हैं। इतनी बड़ी कवयित्री इस स्तर की आप अंदाज़ा लगाइए, और उसका आवास हम एक स्मारक के रूप में सुरक्षित नहीं रख पाए, और उसको सुरक्षित रखने का ध्यान किसी को भी नहीं आया। लेकिन जो कुछ हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को अवसर नहीं मिला इस बात का कि वो कोई प्रयास कर सके सरकार की ओर से या गैर सरकारी संगठनों की ओर से, संस्थाओं की ओर से, कि किसी भी मुंह मांगे मूल्य पर उस इमारत को ले लिया जाता। यहाँ तो परंपरा ये रही है कि टोडर मल ने सिर्फ अपने गुरु के पुत्रों के लिए जो भूमि थी वो अशरफियाँ भेंट करके वो भूमि ली थी, सिर्फ उनके शवों का दाह कर्म करने के लिए। यहाँ ये परंपरा रही है उसी देश में। ये एक अजीब सी स्थिति है कि हम अपने महान साहित्यकारों का जो एक स्मारक होता है, कोई स्मृति चिन्ह होते हैं उनका हम किसी को भी सुरक्षित नहीं रख पाए। और शायद हमारे परिवेश के मुकद्दर में यही बचा है कि हम वसीयत में बेशक 4 पैसे पा जाएं, लेकिन विरासत में जो कुछ हमें मिलता है उसको हम बिल्कुल ही धराशायी होते हुए अपनी आँखों से बड़े आराम के साथ देख सकते हैं। हम में से किसी को तकलीफ़ नहीं होती, किसी की आँख में कोई आंसू नहीं आते। तो मित्रों, ये तकलीफ़ें, कुछ ये बातें ऐसी हैं जो बड़ा कई बार कचोटती हैं कि आखिर हम लोग किस मिट्टी से बने हैं। हम लोग वो हैं जो आदि ग्रंथ की भी बात करते हैं, जो वेदों की बात करते हैं, जो वेद व्यास की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। सारे प्राचीन ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक
जो कृतियां हैं उन सब को अपनी झोली में बैठे हुए हम सब सैनिक अपराजेय की मुद्रा में हम लोग बैठते हैं। और लेकिन होता ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्दों में कि हम सब के माथे पर शर्म, हम सब की आत्मा में झूठ और हम सब के हाथों में टूटी तलवारों की मूठ, हम सब सैनिक अपराजेय। हम स्वयं को अपराजेय मानते हैं, लेकिन संवेदनहीनता का चरम यह है कि वही जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन लेखकों को, जिनकी कलम को, जिनकी संवेदनाओं को, जिनकी अभिव्यक्तियों को, जिनकी कृतियों को, उनकी एक भी स्मृति हमसे सुरक्षित नहीं रखी जा सकी। भगवती चरण वर्मा ने अपने आवास के बाहर सीमेंट से लिखवाया था चित्रलेखा। एक अपने ही उपन्यास के पात्र का नाम उसने दीवारों पर अंकित कर दिया, लेकिन हम ना वो दीवार सुरक्षित रख पाए ना चित्रलेखा। तो मित्रों, ये कहानी ऐसी एक लंबी है जो हमारी संवेदनहीनता की परिचायक है, और प्रार्थना करें कि ऐसी संवेदनहीनता जो है वो हमारे भाग्य में, हमारी झोली में लंबे अरसे तक न रहे। इसे भोगना, इसे संभाल कर रखना, इस संवेदनहीनता को बहुत मुश्किल है। शुक्रिया दोस्तों।